कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में, जब इंजेन नाम की एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी एक दूर टापू पर डायनासोर की नई नस्ल बनाने का खतरनाक प्रयोग कर रही थी। लेकिन उस रात एक मामूली सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। एक वैज्ञानिक के हाथ से कैंडी का रैपर छूटा और सीधे जाकर एयरलॉक के सेंसर में जा फंसा। बस इतनी सी चूक और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम धड़ाम से रीसेट हो गया। अलार्म बजने लगे, लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो डर के बजाय हिम्मत दिखा गया। वो वापस दौड़ा ताकि किसी तरह दरवाजा हाथ से बंद कर सके, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर एक कर्मचारी फंसा चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था। उसके साथी ने दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया, क्योंकि बाहर जो इंतजार कर रहा था वो इंसान नहीं था। अगले ही पल अंधेरे से एक विशाल परछाई निकली और उस चीखते हुए इंसान को पलक झपकते खींच ले गई। लैब की दीवारों पर सिर्फ खून के छींटे रह गए। तभी टाइम आगे बढ़ता है, साल 2027। डायनासोर धरती पर आए अब पूरे 32 साल बीत चुके हैं। लेकिन जिस चमत्कार को देखकर दुनिया कभी झूम उठी थी, वो अब सिर्फ एक बोझ बन चुका है। बदलता मौसम, अजीब बीमारियां, इंसानों की इस दुनिया में ज्यादातर डायनासोर अब जिंदा नहीं बचे। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भूमध्य रेखा के पास सिमट गए हैं, वहां जहां का माहौल आज भी उनके प्राचीन दौर जैसा है, और वहां जाना इंसानों के लिए सख्त मना है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की भरी सड़क पर मार्टिन अपनी गाड़ी में ट्रैफिक में फंसा बैठा है। वजह, एक विशालकाय लंबी गर्दन वाला डायनासोर सड़क के बीचों बीच खड़ा रास्ता रोके हुए है। तभी अचानक गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक अजनबी लड़की जोरा बिना पूछे उसकी कार में आ बैठती है। कोई मामूली बातचीत नहीं, सीधे मुद्दे पर। एक ऐसा मिशन जो गैर कानूनी है, खतरनाक है और शायद जिंदगी और मौत का सवाल है। मार्टिन की दवा कंपनी को दिल की एक जानलेवा बीमारी का इलाज पूरा करने के लिए डायनासोर के खून की जरूरत है, और वो खून लाने के लिए जोरा को उसी मना किए गए इलाके में घुसना होगा। शुरुआत में जोरा साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब मार्टिन उसके सामने मोटी रकम रखता है तो उसका इरादा बदल जाता है। दोनों म्यूजियम पहुंचते हैं, जहां डायनासोर की प्रदर्शनी अब दर्शकों की कमी की वजह से बंद की जा रही है। एक वक्त था जब लोग इन्हें देखने के लिए घंटों लाइन लगाते थे। आज कोई मुड़कर भी नहीं देखता। यहीं उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर हेनरी से, वही शख्स जिसने सबसे पहले कंपनी को यह आइडिया दिया था कि डायनासोर के डीएनए से दवाई बनाई जाए। मार्टिन चाहता है कि हेनरी भी इस मिशन पर साथ चले और जोरा उसकी हिफाजत करे। हेनरी बताता है, सबसे ज्यादा असरदार खून सिर्फ सबसे बड़े डायनासोर से मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के दिल की मांसपेशियां सबसे विशाल होती हैं। इसलिए निशाना 3 जीव होंगे: धरती का सबसे विशालकाय डायनासोर, समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी और आसमान का सबसे बड़ा उड़ने वाला दानव। और हाँ, सैंपल जिंदा जीव से ही लेना होगा। हेनरी हिचकिचाता है, इनकार करने ही वाला होता है। तभी मार्टिन उसे वो लालच देता है जिसे वो ठुकरा नहीं पाता, असली डायनासोर को अपनी आंखों के सामने बिल्कुल करीब से देखने का मौका। अगले ही दिन तीनों उस भूले बिसरे टापू के लिए उड़ान भर लेते हैं। वहां पहुंचते ही उनसे मिलता है जोरा का पुराना साथी डंकन, जिसने फोन पर मदद का वादा किया था। लेकिन अब जब असली खतरा सामने है तो वो डर के मारे पीछे हटने लगता है। लंबी बहस, तीखी नोकझोंक और आखिरकार मार्टिन उसे भी ज्यादा पैसों का लालच देकर मना लेता है। टीम डंकन की पुरानी नाव से निकल पड़ती है, क्योंकि सिर्फ डंकन को ही वो गुप्त रास्ते पता है जहां से सरकार की निगरानी से बचा जा सकता है। समंदर की लहरों पर आगे बढ़ते हुए हेनरी अपने खास हथियार निकालता है, कुछ अनोखे तीर जो डायनासोर की सबसे मोटी खाल को भी चीर सकते हैं। शर्त बस इतनी है, कम से कम 10 फीट की दूरी से निशाना लगाना होगा। ये तीर खुद ब खुद खून का सैंपल खींच लेते हैं और फिर अपने आप बाहर निकल आते हैं। लेकिन एक बात साफ है, हर तीर सिर्फ एक ही बार काम आएगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। नाव धीरे धीरे उसी अनजान खतरनाक टापू की तरफ बढ़ रही है, जहां शायद कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं। दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच रूबेन अपनी नाव पर अपनी दोनों बेटियों इसाबेला और टेरेसा के बॉयफ्रेंड जेवियर के साथ शांति से सफर का मजा ले रहा होता है। तभी पानी में कुछ पास तैरता हुआ नजर आता है। पहली नजर में लगता है जैसे कोई डॉल्फिन हो, लेकिन उसके पंखों का आकार कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो प्रकृति में होना ही नहीं चाहिए। अगले ही पल वो रहस्यमयी जीव नाव से जोर से टकराता है और जैसे आया था वैसे ही गायब हो जाता है। रूबेन नीचे झुककर जांच करता है, राहत की सांस लेता है कि नाव को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसकी यह राहत सिर्फ कुछ पलों की मेहमान थी। वो जीव फिर से सतह पर आता है और इस बार साफ नजर आता है कि यह कोई मामूली मछली नहीं, यह है मोसासोरस, समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी। इस बार वो नाव को लगभग पलट ही देता है, फिर अचानक फिर दूर हट जाता है। नाव कुछ सेकंड के लिए संभलती है और फिर पूरी तरह उलटने लगती है। परिवार बिना सोचे पानी में कूद जाता है। नाव के नीचे दबकर मरने से बेहतर था खुद ही कूद जाना। लेकिन जेवियर अभी भी अंदर फंसा है, दरवाजा पानी के दबाव से जाम हो चुका है। रूबेन चिल्लाता है,
इमरजेंसी बैग से रेडियो निकालो। जेवियर किसी तरह बैग ढूंढता है, दरवाजे पर पूरी ताकत से लात मारता है और आखिरी पल में बाहर निकल आता है। नाव पूरी तरह पलट चुकी है। रूबेन उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी पानी के अंदर जेवियर की नजर मोसासोरस पर पड़ती है। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा है। जेवियर जान बचाकर तेजी से सतह की ओर तैरता है और उतनी ही तेजी से नाव की तरफ। किस्मत ने साथ दिया। मोसासोरस नाव के नीचे से होकर दूसरी तरफ निकल जाता है और परिवार जेवियर को खींचकर सुरक्षित बचा लेता है। अगली सुबह कुछ दूर एक दूसरी नाव पर हेनरी की टीम की नींद रेडियो पर आई एक मदद की पुकार से टूटती है। मार्टिन और सिक्योरिटी चीफ बॉबी उस परिवार को नजरअंदाज करना चाहते हैं। उनका मिशन ज्यादा जरूरी है, लेकिन जोरा साफ मना कर देती है। उसके लिए इंसानी जान से बड़ा कोई मिशन नहीं। डंकन भी उसका साथ देता है और रास्ता बदलने का हुक्म देता है। थोड़ी ही देर में रूबेन को दूर से आती नाव नजर आती है। वो अपनी लोकेशन बताने के लिए आसमान में फ्लेयर छोड़ता है। परिवार को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, लेकिन जोरा के दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है। आखिर वो खतरनाक डायनासोर किसी अनजान नाव पर हमला क्यों करेगा? हेनरी अंदाजा लगाता है शायद मोसासोरस ने नाव को अपने इलाके के लिए खतरा समझ लिया हो। परिवार पूछता है कि यह टीम आखिर उस खतरनाक जीव की तलाश में क्यों निकली है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक रडार पर कुछ चमकता है और अलार्म गूंज उठता है। ठीक उसी पल मोसासोरस दोबारा हमला करता है और नाव से जा टकराता है। जानवर पानी से बाहर छलांग लगाता है। जोरा फौरन शूटिंग पोजीशन में आ जाती है। हेनरी उसे डेक से बांध देता है ताकि वो गिरे ना। डंकन नाव की रफ्तार बढ़ा देता है। जोरा निशाना साधती है, लेकिन ठीक उसी वक्त मोसासोरस फिर कूद जाता है और तीर पानी में जा गिरता है। जानवर तेजी से करीब आ रहा है। डंकन नाव को मोड़ने की कोशिश करता है ताकि सीधी टक्कर से बचा जा सके। तभी मोसासोरस नाव को जोरदार धक्का मारता है और जोरा गिरने लगती है। वो आखिरी पल में अपने पैरों से पकड़ बना लेती है। हेनरी उसे खींचकर ऊपर बचा लेता है। इस बार जोरा एक पल भी नहीं घमवाती, निशाना लगाती है और डार्ट सीधे मोसासोरस के शरीर में जा धंसता है। डार्ट तुरंत खून खींचता है। शीशी भरते ही अपने आप बाहर निकल आता है। एक छोटा पैराशूट खुलता है और धीरे धीरे नीचे तैरता है। हेनरी उसे कैच कर लेता है। टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पहला सैंपल मिल चुका है। जोरा और हेनरी उसे एक ठंडे सूटकेस में बड़ी सावधानी से रख देते हैं, लेकिन खुशी के इस पल में हेनरी के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन तैर जाती है। उसे इस मिशन पर अब शक होने लगा है। वो जानता है कि यह नई दवाई सिर्फ अमीरों तक ही पहुंचेगी, जबकि विज्ञान का मकसद तो हर इंसान की जान बचाना होना चाहिए। ठीक उसी वक्त टीम का खून जम जाता है। मोसासोरस वापस आ चुका है और इस बार वो अकेला नहीं है। उसके साथ कई विशालकाय स्पाइनोसोरस भी मौजूद हैं। हेनरी हैरान रह जाता है। ये दोनों प्रजातियां अब एक साथ मिलकर शिकार करने लगी हैं। बॉबी बिना देर किए बाहर की तरफ दौड़ता है। अपनी बंदूक निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एक भी गोली उस विशालकाय जीव पर कोई असर नहीं करती। डंकन बार बार चेतावनी देता है, पर बॉबी उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ भागकर फिर से फायरिंग शुरू कर देता है और तभी होता है वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पानी से एक स्पाइनोसोरस अचानक छलांग लगाकर उछलता है, बॉबी को अपने विशाल जबड़ों में जकड़ लेता है और उसे लेकर वापस समंदर की गहराइयों में गायब हो जाता है। एक चीख और फिर सन्नाटा। इसके फौरन बाद मोसासोरस एक और भयानक छलांग लगाता है। जैसे ही वो पानी में गिरता है, नाव इतनी जोर से हिलती है कि सह पायलट नीना किनारे से लटक जाती है। ठीक उसी पल दूसरी तरफ इसाबेला भी फिसलकर रेलिंग से बाहर गिरने ही वाली होती है, लेकिन रूबेन बिजली की फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है। इस कोशिश में उसका खुद का पैर बुरी तरह छोटिल हो जाता है। वो उसे खींचकर वापस अंदर ले आता है। ठीक उसी वक्त जब मोसासोरस रेलिंग तोड़ने की कोशिश करता है और सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा उखाड़ पाता है। किसी तरह नाव संतुलन में लौटती है। नीना भी वापस सुरक्षित चढ़ जाती है। डंकन समझ जाता है कि खुले समंदर में बचना नामुमकिन है। वो नाव को चट्टानों की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि डायनासोर उथले पानी में नहीं आ सकते। जोरा को लगता है टक्कर तय है, इसलिए वो जल्दी जल्दी सबके लाइफ जैकेट तैयार करने लगती है। हेनरी खून के सैंपल और जरूरी सामान बचाने में जुट जाता है। टेरेसा रेडियो पकड़कर मदद की गुहार लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन उसे झटके से रोक देता है, बिना यह बताए कि वो सब एक गैर कानूनी मिशन का हिस्सा है। टेरेसा गुस्से में उसे धक्का देती है, पर खुद ही फिसलकर किनारे से लटक जाती है। बड़ी मुश्किल से पकड़ बना पाती है। मार्टिन उसकी मदद नहीं करता और वो सीधे पानी में जा गिरती है।
जेवियर एक पल भी नहीं सोचता, रेस्क्यू कैन पकड़कर उसके पीछे छलांग लगा देता है। नाव अब डूबती नजर आने लगती है, इसलिए रूबेन जल्दी से इसाबेला को लाइफ जैकेट पहनाता है और दोनों भी पानी में कूद जाते हैं। मोसासोरस एक बार फिर हमला बोलता है। इस बार नाव को एक बड़ी चट्टान से टकरा देता है और खींचकर तोड़ने लगता है। हेनरी और जोरा जान बचाने के लिए छिप जाते हैं। तभी इंजन धमाके से फट जाता है। क्रू मेंबर लेक्लर्क गिर पड़ता है। डंकन आखिरी हिम्मत से नाव को उथले पानी तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। सब लोग पानी में कूद जाते हैं। मोसासोरस आखिरकार तैरकर दूर चला जाता है। बुरी तरह टूटी हुई नाव चट्टानों में जाकर फंस जाती है। टीम अपने सामान के बैग लेकर किसी तरह किनारे पहुंचती है, लेकिन जैसे ही नीना एक बैग उठाने झुकती है, पीछे से अचानक एक स्पाइनोसोरस आता है और उसे अपने जबड़ों में दबोच कर ले जाता है। बाकी सब बस डर के मारे खड़े देखते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। मार्टिन सबको चेतावनी देता है कि इस टापू पर क्या क्या मिल सकता है कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ के सारे डायनासोर इंजन के पुराने प्रयोगों से म्यूटेट हो चुके हैं। जोरा एक फेंस काटती है ताकि आगे का रास्ता खुल सके और बताती है कि उसने एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रखा है, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे बाद सूर्यास्त के वक्त सिर्फ 2 मिनट के लिए आएगा। मिशन को उतने वक्त में ही पूरा करना होगा, वरना कोई रास्ता वापसी का नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हुए टीम एक दलदल में उतरने को मजबूर होती है। जोरा मार्टिन से टेरेसा के गिरने के बारे में सवाल करती है, लेकिन मार्टिन अनजान बनने का नाटक करता है। दलदल में चलते चलते किसी को अपने पैरों के पास कुछ छूने का एहसास होता है। डर से सांसें रुक जाती हैं, पर किनारे पहुंचने तक कोई नहीं समझ पाता वो क्या था। तभी अचानक एक विशाल ईल मछली पानी से उछलकर बाहर आती है। सबको बुरी तरह चौंका देती है, लेकिन हमला नहीं करती और जैसे आई थी वैसे ही गायब हो जाती है। आगे बढ़ते हुए नदी किनारे रुककर टीम पानी पीने लगती है। तभी मार्टिन को वहाँ कुछ पुराने सैन्य आईडी टैग्स मिलते हैं। पानी पीते वक्त उसकी नजर अपने हाथ पर टपकते खून की एक बूंद पर पड़ती है। ऊपर देखता है तो पेड़ की टहनियों में फंसा एक बरसों पुराना हेलीकॉप्टर नजर आता है। अंदर एक मरा हुआ पायलट, हाथ में अब भी एक बंदूक थामे हुए। मार्टिन एक डंडी की मदद से बंदूक नीचे गिराता है और चुपचाप अपने पास छिपा लेता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता। दूसरी तरफ समंदर में गिरे परिवार का संघर्ष अब भी जारी है। जेवियर को आखिरकार टेरेसा मिल जाती है। थोड़ी देर बाद रूबेन और इसाबेला भी वहां पहुंच जाते हैं। चारों तैरकर एक गुफा के रास्ते किसी तरह द्वीप तक पहुंचते हैं। सामने एक हैरान करने वाला नजारा, खूबसूरत लेकिन वीरान जगह और इंजन लैब्स की छोड़ी हुई पुरानी पाइपलाइनें। रूबेन को याद आता है कि टीम ने इसी इलाके में इमारतों का जिक्र किया था, इसलिए सब पाइपों के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर इसाबेला को एक पौधे के पीछे छिपा एक छोटा सा एक्वालोप्स मिलता है। रूबेन तुरंत भरोसा दिलाता है ये शाकाहारी है, खतरा नहीं, लेकिन टेरेसा फिर भी उसे डराकर भगाने की कोशिश करती है। तभी पास से एक डरावनी दहाड़ गूंजती है। रास्ता बदलना ही एकमात्र विकल्प बचता है। रात होते ही परिवार आग जलाकर कुछ पल सुस्ताने की कोशिश करता है। जेवियर पेशाब के लिए थोड़ा दूर जाता है। इधर इसाबेला जागकर एक्वालोप्स को खाना खिलाती है, जिससे वो उसके पास ही सोने लगता है। उधर जेवियर के पीछे अचानक 2 वेलोसिरैप्टर आ धमकते हैं, लेकिन ठीक उसी पल एक म्यूटेंट डायनासोर उन पर हमला कर देता है। जेवियर सांस रोककर बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर खड़ा रह जाता है। हिलने की गलती भी उसकी जान ले सकती थी। डायनासोर के जाने के बाद ही वो राहत की सांस ले पाता है। अगली सुबह दूसरी तरफ जोरा की टीम एक खुली घाटी में पहुंचती है, जहां दूर से आती एक अजीब आवाज का पीछा करते हुए उन्हें टाइटेनोसोरस का पूरा झुंड नजर आता है। 2 टाइटेनोसोरस उस वक्त मैथिंग में मशगूल होते हैं, इसलिए टीम पर उनका ध्यान नहीं जाता। हेनरी करीब जाकर एक के पैर को छूता है और भावुक होकर रो पड़ता है। जिंदगी में पहली बार इतने करीब से इस चमत्कार को महसूस कर रहा था। माहौल शांत देखकर जोरा आसानी से निशाना लगाकर दूसरा ब्लड सैंपल हासिल कर लेती है। इधर परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रूबेन की टांग की चोट उसे ठीक से चलने नहीं दे रही। वो छोटा एक्वालोप्स लगातार उनका पीछा करता रहता है, तो इसाबेला उसका नाम रखती है डोलोरेस। कहती है वो उसे साथ ले जाकर पालतू बनाएगी। आगे बढ़ते वक्त उन्हें एक बड़े पेड़ के पीछे छिपी ढलान नजर नहीं आती और सब लुढ़कते हुए सीधे नीचे नदी के पास जा गिरते हैं। रूबेन को कोई अजीब सी गंध महसूस होती है। डरी हुई डोलोरेस वहां से भाग जाती है। नदी के उस पार उन्हें एक पुराना छोड़ा हुआ शेड नजर आता है। टेरेसा को वहां
एक नाव दिखाई देती है। वो खुद जाकर लाने की जिद करती है, आसानी से तैरकर उस पार पहुंच भी जाती है, लेकिन वहां उसे मिलता है एक आधा खाया हुआ डायनासोर का शव। ठीक उसी वक्त एक डायलोफोसोरस उछलकर सामने आता है, जोर से गरजता है, फिर तेजी से भाग जाता है। असल में वो पास की झाड़ियों में सो रहे एक टायरेनोसोरस रेक्स को देखकर खुद ही डर गया था। टेरेसा बिना कोई आवाज किए शेड के अंदर दाखिल होती है, जहां से अचानक चमगादड़ों का पूरा झुंड फड़फड़ाकर उड़ जाता है। जो नाव उसने देखी थी वो पूरी तरह टूटी हुई निकलती है, लेकिन किस्मत से उसे एक बैग में इमरजेंसी राफ्ट मिल जाती है। उधर डोलोरेस दोबारा नजर आती है। इसाबेला उसे भगाने के लिए खाना फेंक देती है। टेरेसा राफ्ट लेकर नदी के पास लौटती है, लेकिन परिवार की धीमी आवाजें उस तक साफ नहीं पहुंच पाती। वो लोग उसे राफ्ट खोलने से मना कर रहे होते हैं। बिना सुने टेरेसा लीवर खींच देती है। राफ्ट इतनी तेज आवाज के साथ खुलती है कि पास सो रहा टायरेनोसोरस रेक्स झटके से जाग जाता है। वो अभी किसी और तरफ देख रहा होता है। मौका देखकर टेरेसा फौरन राफ्ट में कूदती है और जोर जोर से पैडल मारना शुरू कर देती है, जब तक अपने परिवार तक नहीं पहुंच जाती। बाकी सब भी जल्दी से राफ्ट में सवार हो जाते हैं। डोलोरेस बेचारी किनारे पर ही अकेली रह जाती है। ठीक उसी पल टीरेक्स की नजर उन पर पड़ जाती है और वो सीधा उनका पीछा शुरू कर देता है। परिवार पूरी ताकत से चप्पू चला रहा होता है, लेकिन तब सबकी सांसें अटक जाती हैं जब टीरेक्स पानी में उतरकर तेजी से तैरना शुरू कर देता है। वो आगे निकलकर राफ्ट को पलट देता है। सब लोग सीधे पानी में जा गिरते हैं। नदी के इस हिस्से की तेज धारा रूबेन को इतनी दूर बहा ले जाती है कि वो टी-रेक्स के हर हमले से अपने आप बच निकलता है। वो टेरेसा और जेवियर के साथ किसी तरह चट्टानों तक तैरकर छिप जाता है, लेकिन इसाबेला कहीं नजर नहीं आती। तभी उसकी चीख गूंजती है। वो राफ्ट के नीचे छिपी होती है, जिसे टी-रेक्स अपने दांतों से काटने की कोशिश कर रहा होता है। मोटे प्लास्टिक को उसके दांत फाड़ नहीं पाते, तो गुस्से में वो पूरे राफ्ट को उठाकर जोर जोर से झकझोर देता है। लेकिन ऐन वक्त पर इसाबेला बाहर निकल आती है और सीधे अपने परिवार की तरफ भागती है, टी-रेक्स पीछे पीछे। सब लोग चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं, जहां वो विशाल शरीर वाला डायनासोर घुस ही नहीं सकता। आखिरकार हार मानकर वो वहां से चला जाता है। इधर कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद जोरा की टीम एक ऊंची चट्टान की चोटी पर पहुंच जाती है। यहीं रहता है क्वेटजालकोटलस, आसमान का सबसे विशाल और सबसे खतरनाक मांसाहारी उड़ने वाला जीव। टीम तय करती है कि उसके अंडे तक पहुंचकर वहीं से सैंपल लिया जाएगा। लेक्लर्क को रस्सी से नीचे उतरने का पुराना अनुभव है, इसलिए वो आसानी से घोंसले तक पहुंच जाता है, लेकिन हेनरी को पहले अपने अंदर के डर से लड़ना पड़ता है। जल्द ही जोरा भी उसके पीछे उतरती है। हेनरी को चट्टान से डरकर चिपके देख उसे हिम्मत देकर आगे बढ़ाती है। ऊपर डंकन रस्सियां संभाल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटे डायनासोर पर पड़ती है, जो पास से भागते हुए एक प्राचीन मंदिर के अंदर घुस जाता है। ठीक उसी वक्त हेनरी की रस्सी अचानक फिसल जाती है। वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन डंकन आखिरी पल में रस्सी थाम लेता है और उसकी जान बचा लेता है। तीनों नीचे उतरते उतरते एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। जो हैरानी की बात है कि वो मंदिर का ही एक हिस्सा निकलती है। बीचों बीच एक बड़ा घोंसला है। हेनरी बहुत सावधानी से सैंपल लेने की कोशिश करता है, ताकि बच्चे को कोई चोट न पहुंचे। इंतजार करते हुए जोरा हेनरी से पूछती है कि वो इन सैंपलों का आखिर करेगा क्या। हेनरी जवाब देता है, वो चाहता है यह इलाज ओपन सोर्स बने, ताकि हर कोई इसे बना सके और लाखों जिंदगियां बचाई जा सके, न कि सिर्फ अमीरों की। चट्टान के किनारे लेक्लर्क रस्सियां संभाल रहा होता है। अचानक उस विशाल उड़ने वाले डायनासोर की मां वापस अपने घोंसले में लौट आती है। वो बाकी सबको खतरे की चेतावनी देता है। सब एक झटके में स्तंभों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन डायनासोर सीधा हमला बोल देता है। हेनरी बुरी तरह फंस जाता है। जोरा फौरन खुद को उसका निशाना बनाती है, ताकि हेनरी को सैंपल निकालने का मौका मिल सके। मगर डायनासोर एक जोरदार लात मारता है और शीशी उसके नीचे दबकर फंस जाती है। लेक्लर्क एक औजार डायनासोर के सिर पर दे मारता है, जिससे वो थोड़ा हट जाता है। वो जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। डंकन और मार्टिन ऊपर से रस्सी खींचना शुरू कर देते हैं। डायनासोर लेक्लर्क के पीछे चला जाता है। इसी मौके पर हेनरी झुककर शीशी उठा लेता है, लेकिन गलती से डायनासोर उसकी रस्सी भी खींच लेता है, जिससे हेनरी मंदिर से बाहर फिसलकर सीधे चट्टान के किनारे लटक जाता है। जोरा भी उसी झटके में खींच जाती है, पर वो अपने पैरों से किनारे को रोककर किसी तरह रस्सी थाम लेती है, ताकि हेनरी ऊपर चढ़ सके। इस पूरे संघर्ष
संघर्ष में शीशी हाथ से छूटकर नीचे किनारे पर जा गिरती है। जोरा बार बार चेतावनी देती है कि रस्सी कभी भी टूट सकती है, लेकिन हेनरी फिर भी झूलना शुरू कर देता है और आखिरकार शीशी वापस उठाने में कामयाब हो जाता है। ऊपर डंकन और मार्टिन अब भी पूरी ताकत से रस्सी खींच रहे होते हैं। तभी सामने से क्वेटज़लकोटलस प्रकट होता है, अपने मुंह में लेक्लर्क का शव दबाए हुए। दोस्त को निगलते ही वो डायनासोर सीधा मार्टिन और डंकन का पीछा शुरू कर देता है, उनका रास्ता रोक लेता है। सैंपल वाला सूटकेस हाथ में लिए मार्टिन और डंकन मंदिर के अंदर नीचे भागकर छिप जाते हैं। उसी वक्त रस्सी टूट जाती है और हेनरी सीधा नदी में जा गिरता है। वो तैरकर किसी तरह किनारे पहुंचता है, देखता है कि डंकन और मार्टिन एक छुपे हुए रास्ते से बाहर निकल रहे हैं, जबकि जोरा रस्सियों के सहारे नीचे उतर रही होती है। खुशकिस्मती से खून का सैंपल अपने पैराशूट की वजह से बिना टूटे सीधे हेनरी के पास आकर गिरता है। तीनों मिशन के तीनों जरूरी सैंपल अब उनके पास हैं। अब बस घर वापस लौटना बाकी है। शाम ढलते ही परिवार भी राफ्ट से उतरकर इंजन लैब्स की इमारतें ढूंढ निकालता है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। जोरा की टीम उनकी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाती है। दोनों गुट आखिरकार एक साथ मिल जाते हैं। टेरेसा तुरंत सबको बताती है कि मार्टिन ने असल में क्या किया था। इस पर मार्टिन घबराकर पिस्तौल निकाल लेता है, सबको धमकाते हुए कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। फिर वो सैंपल वाला सूटकेस उठाता है और उसे अपनी कलाई से हथकड़ी लगाकर बांध लेता है ताकि कोई उससे छीन न सके। तभी इसाबेला को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हेनरी गौर से सुनकर समझ जाता है ये किसी जनरेटर की आवाज है जो टाइमर पर अपने आप चल रहा है। अचानक कहीं पास से एक डायनासोर गरजता है और उसी पल गैस स्टेशन के अंदर लाइट्स झिलमिलाकर जल उठती हैं। साथ ही अजीब सी म्यूजिक भी बजने लगती है। ठीक उसी वक्त दो म्यूटेंट डायनासोर बाहर निकल आते हैं और पूरे समूह का पीछा शुरू कर देते हैं। सब बिना कुछ सोचे समझे अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। समूह बिखर जाता है। परिवार भागकर गैस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। रूबेन और जेवियर दरवाजा जोर से बंद करके एक भारी रैक उसके सामने खड़ा कर देते हैं ताकि डायनासोर अंदर ना आ सके। लेकिन इसाबेला अचानक वापस मुड़ जाती है क्योंकि उसे दूर डोलोरेस नजर आ जाती है। ठीक उसी वक्त डायनासोर छत में एक बड़ा छेद कर स्टेशन के अंदर घुस आता है। इसाबेला जल्दी से डोलोरेस को पकड़कर एक फ्रिज के अंदर छिप जाती है। डायनासोर फ्रिज के पास मंडराता रहता है, जोर जोर से गरजता है। बाकी परिवार उसका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर चीजें फेंकने लगता है। मौका पाते ही इसाबेला धीरे धीरे बाहर निकलती है और वापस अपने परिवार के पास पहुंच जाती है। सब मिलकर एक शेल्फ के पीछे छिप जाते हैं। रूबेन पानी बहने की आवाज का पीछा करते हुए एक छुपा हुआ दरवाजा ढूंढ निकालता है। जब तक डायनासोर उनकी जगह तक पहुंचता है तब तक पूरा परिवार सुरंग के अंदर गायब हो चुका होता है। दूसरा डायनासोर हेनरी और डंकन का पीछा करता है। दोनों भागकर एक लैब में घुसते हैं और दरवाजा बंद करके उसे बाहर ही रोक देते हैं। हेनरी को अंदर देखकर समझ आता है यही वो जगह है जहां डायनासोरों की नई नई नस्लें बनाई और बदली गई थी। एक कैप्सूल में उसे एक पुराना नमूना भी मिलता है। डंकन एक पुराना नक्शा देखता है। पता चलता है कि पूरे द्वीप के नीचे सुरंगों का एक विशाल जाल बिछा है जो उन्हें सीधे डॉक तक एक नाव तक पहुंचा सकता है। इधर बाहर पहला डायनासोर जोरा का पीछा कर रहा होता है। वो तेजी से भागकर मार्टिन के साथ एक जीप के नीचे छिप जाती है। मार्टिन घबराकर डायनासोर पर गोलियां चलाता है लेकिन एक भी निशाने पर नहीं लगता। डायनासोर करीब आकर मार्टिन को पकड़ लेता है और उसे उछालकर जीप के ऊपर फेंक देता है। गिरते गिरते भी मार्टिन का पूरा ध्यान सिर्फ सैंपल पर होता है। वो अपनी बंदूक गिरा देता है जिसे जोरा तुरंत उठा लेती है। ठीक उसी पल बचाव हेलीकॉप्टर आसमान में दिखता है लेकिन अंदर कोई नजर नहीं आता। मार्टिन जीप में कूदकर वहां से भागने की कोशिश करता है। जोरा किसी तरह छिप जाती है। डायनासोर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन जीप उसे जोरदार टक्कर मारकर आगे निकल जाती है। तभी वो डायनासोर सुरंगों के अंदर से परिवार की आवाजें सुन लेता है। एक नाली का ढक्कन हटाकर नीचे उतरने लगता है। जोरा उसे देखती है और चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। उधर हेलीकॉप्टर वापसी की तैयारी में होता है। हेनरी और डंकन सुरंग से बाहर निकलते हैं। हेनरी ध्यान खींचने के लिए हवा में फ्लेयर फेंकता है। हेलीकॉप्टर मुड़ता है, वापस आने लगता है लेकिन ठीक उतरने से पहले ही एक म्यूटेंट टी-रेक्स जिसे डिस्टोर्टस रेक्स कहा जाता है अचानक सामने आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर को अपने जबड़ों से नोच लेता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। एक भयानक धमाके के साथ बचाव की आखिरी उम्मीद खत्म हो जाती है। तभी डंकन को परिवार की आवाजें सुनाई देती हैं। वो भी एक नाली का ढक्कन हटाकर हेनरी के साथ अंदर उतरने का रास्ता बनाता है। अचानक जोरा भी उनके पास आ पहुंचती है और ठीक समय पर गोली चलाकर सुरंग के दूसरे छोर पर दिखे डायनासोर को ढेर कर देती है। अब डंकन पूरे समूह को सुरंगों के रास्ते डॉक तक ले जाता है लेकिन बाहर निकलने वाला दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। ऊपर से डायनासोर तेजी से आ रहे होते हैं।
हैं। ऐसे में इसाबेला सलाखों के बीच से किसी तरह निकलकर कंट्रोल पैनल तक दौड़ पड़ती है। उसके बैग में छिपी डोलोरेस डर के मारे चिल्लाने लगती है, मानो आने वाले डिस्टोर्ट्स रेक्स की चेतावनी दे रही हो। इसाबेला बुरी तरह डरी हुई है, लेकिन अपने परिवार की आवाजें सुनकर वो हिम्मत जुटाकर पैनल दबा देती है और दरवाजा खोल देती है। डिस्टोर्ट्स रेक्स सुरंग में घुसने ही वाला होता है कि तभी उसे मार्टिन की जीप की आवाज सुनाई देती है। वो अपने विशाल पंजे से जीप को रोक देता है और यही मौका पाकर पूरा समूह सुरंग से बाहर निकल भागता है। दूसरा डायनासोर भी उनका पीछा करता है, लेकिन जोरा फुर्ती से दरवाजा बंद कर देती है और उसे अंदर ही फंसा देती है। इसी बीच डिस्टोर्टस रेक्स मार्टिन को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह अपने जबड़ों में जकड़कर खाना शुरू कर देता है। इस झटके में मार्टिन का सूटकेस, जिसमें उसके कटे हुए हाथ का हिस्सा हथकड़ी से बंधा था, जमीन पर गिर जाता है। जोरा एक पल गंवाए बिना उसे उठा लेती है और बाकी सबके साथ नाव की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है, लेकिन नाव तक पहुंचकर पता चलता है कि उसे उठाने वाली क्रेन बुरी तरह फंसी हुई है। ठीक उसी वक्त डिस्टोर्टस रेक्स फिर से प्रकट होता है और इसाबेला का पीछा करने लगता है। हेनरी चिल्लाकर बताता है कि यह जीव रोशनी की तरफ आकर्षित होता है। डंकन बिना एक पल गंवाए एक फ्लेयर जलाता है और पीछे हटते हुए डायनासोर का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि बाकी सब भाग सके। वो खुद पानी में छलांग लगाकर डॉग से दूर निकल जाता है, जहां डिस्टोर्टस रेक्स उसे चारों तरफ से घेर लेता है। जोरा जल्दी से क्रेन की चेन काट देती है, नाव आजाद हो जाती है और पूरा समूह उस पर कूद पड़ता है, लेकिन इंजन किसी भी तरह स्टार्ट नहीं हो रहा होता। डिस्टोर्टस रेक्स वापस लौटता है, हमला करने के लिए हवा में छलांग लगाता है। ठीक उसी आखिरी पल में रूबेन इंजन चालू करने में कामयाब हो जाता है और नाव तेजी से आगे बढ़कर सबकी जान बचा लेती है। समंदर पार करते हुए उन्हें दूर आसमान में एक फ्लेयर की रोशनी दिखाई देती है। उसी का पीछा करके वो डंकन को भी सही सलामत बचा लेते हैं। सुबह होते ही रूबेन देखता है कि इसाबेला के पास अब भी डोलोरेस मौजूद है। उसकी मुस्कान बता रही होती है कि सफर चाहे कितना भी खतरनाक रहा हो, कुछ रिश्ते बन ही जाते हैं। दूसरी तरफ जोरा और हेनरी आपस में तय करते हैं, यह सैंपल अब सिर्फ किसी एक कंपनी की तिजोरी में बंद नहीं रहेंगे, बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचेंगे जिसे इसकी जरूरत है। और इसी उम्मीद भरे पल के साथ यह खतरनाक और रोमांच से भरी कहानी अपने अंत तक पहुंचती है।